अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। आप सबके लिए मैं एक वन शॉट एफएफ लेकर आया हूँ जो कि हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न वर्ल्ड दोनों पे ही बेस है। और यहाँ पर टाइम ट्रेवल वाला लव स्टोरी है। यहाँ पर जो विंग है, विंग टाइम ट्रेवल करके हिस्टोरिकल वर्ल्ड में चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू फैन फिक्शन को, जहाँ पर टॉप लान वांग जी एंड बॉटम विंग है। यहाँ पर विंग एक ओमेगा है, वांग जी एक अल्फ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी की देर करके। कहानी की शुरुआत होती है हमें विंग को दिखाते हुए, जो कि अपने रूम में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा था। और पॉपकॉर्न खाते खाते वो टीवी देख रहा था। वो अपने रूम में नहीं था, वो ड्राइंग रूम में था, जहाँ पर उसकी मॉम किचन में खाना बना रही थी, वो डिनर बना रही थी और उसका डैड किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। विंग अपनी मॉम डैड का इकलौता बेटा है, वी चांग से और कांका सरन का। वहाँ पर एक मूवी चल रही थी जो कि एक हॉरर मूवी था, जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि ये एक रियल स्टोरी है, रियल लाइफ से जुड़ी हुई है और इस नंबर को कोई यूज़ मत करना। अगर आप इस नंबर को यूज़ करते हो और 10 बार अपने माइंड में बोलते हो और बोलने के बाद रात को आप इस नंबर को तकिए के ऊपर, मतलब कि तकिए के नीचे एक कागज़ में लिख कर रख देते हो, तो आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरी दुनिया में चले जाओगे। जो कि मजाक मजाक में विंग को बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है। वो इंसान बोल रहा था कि ये किसी, मतलब इस नंबर को कोई भी ट्राई मत करना, ठीक है, ये बिल्कुल हॉरर है, असली हॉरर। विंग ने कहा ऐसा कभी होता है क्या? विंग की मॉम ने कहा क्या हुआ विंग? विंग टीवी को बंद करता है और खाने के लिए बैठ जाता है। उसने कहा पता है मॉम, टीवी में क्या दिखा रहा था? वो स्टोरी में बोल रहा था कि ये नंबर, जो कि एक नंबर उसने दिया, मैंने उस नंबर को नोट कर लिया है मेरे मोबाइल में। और पता है उस नंबर को उसने दिया और बोला कि अगर आपने 10 बार इस नंबर को अपने माइंड में बोला और एक कागज़ में लिखकर तकिए के नीचे रखा और सो गए रात को, तो आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। ये सुनकर उसकी मॉम ने हंसते हुए कहा विंग बेटा, ये सब क्या बच्चे जैसी हरकतें बोल रहे हो तुम? विंग ने कहा मॉम, मैंने सच कहा, मुझे भी लगता है कि ये बकवास है। उसकी मॉम ने कहा विंग बेटा, किसी चीज़ को बकवास बोलना अच्छी बात नहीं है, समझे? विंग ने कहा तो क्या आपको लगता है कि ये सच है? तो आप ट्राई कर सकते हो। उसकी मॉम ने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ट्राई करने की, और तुम भी नहीं करने वाले हो, समझे? विंग ने कहा हाँ पता है। वो डिनर ख़त्म करता है और जल्दी से अपने रूम में आता है। जाते वक्त उसकी मॉम ने कहा विंग बेटा, वो अनाप शनाप ट्राई मत करना, ठीक है? विंग ने कहा ओके मॉम, पता है मुझे क्या करना है। विंग चला गया। वो चिरकुट को लेता है। उसने कहा किसने कहा मैं ट्राई नहीं करूँगा? उसने पेपर के ऊपर लिखते हुए कहा हाँ यही नंबर है ना, 12, 6, फिर 9 और क्या था, 7। हाँ 7। अब देखता हूँ ये 4 नंबर मुझे दूसरे दुनिया में कैसे लेकर जाते हैं। ये बोलकर वो उसे तकिए के नीचे रख दिया और फिर वो दरवाजे को बंद करता है। उसने कहा अब मैं इन नंबर को 10 बार अपने माइंड में बोलूँगा। उसने हाथ जोड़कर 10 बार अपने माइंड में वो नंबर को बोलना स्टार्ट किया, जिससे विंग को अजीब तो नहीं लगा, बट थोड़ा सा अजीब लग रहा था विंग को। विंग ने कहा क्या मैं सच में पहुंच जाऊंगा? उसके बाद विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसने कहा हाँ फाइनली मैंने 10 बार पढ़ लिया है, अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है। विंग धड़ाम से तकिए के ऊपर गिर गया। उसने कहा गुड नाइट विंग, अब मिलता हूँ एक दूसरे दुनिया में, देखता हूँ कि मैं पहुँचता कि नहीं। सीन कट होता है। जब विंग की आँख खुलती है तब उसकी आँखों के सामने इतनी धूप थी, इतनी धूप थी। विंग ने कहा मॉम खिड़की बंद कर दो ना, धूप आ रही है। ये बोलकर विंग उल्टा घूमता है। जैसे विंग उल्टा घूमता है उसकी नाक में, कान में गुदगुदी सा होता है और विंग जल्दी से उठ जाता है। जब विंग उठ जाता है तब विंग पहले शॉक था। थोड़ी देर विंग को समझने में मतलब दिक्कत हुई कि असल में वो है क्या और वो यहाँ पर कर क्या रहा है और वो कहाँ पर है। पहले तो उसने खुला आसमान देखा, नदी किनारा देखा, और जहाँ पर वो लेटा हुआ था वो कोई बेड नहीं था, वो घास से बने हुए बिस्तर था। घास के ऊपर लेटा हुआ था वो। विंग ने तो पहले आसपास देखा। उसने कहा ये क्या है, ये मैं कहाँ हूँ?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग आसपास देखने लगा। इतना झरना पानी आ रहा है और ये नदी किनारे, वो तो यहाँ पर नहीं था, वो तो घर पे सो रहा था। विंग पूरा घूम घूम के देखता है, गोल गोल घूम कर देखता है। बीच में एक जंगल भी था। उसने कहा मैं हूँ कहाँ? उसके बाद विंग को याद आता है कि एक नंबर उसने लिखकर तकिए के नीचे रखा था और 10 बार बोलने के बाद वो सो गया था। उसने कहा क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं दूसरी दुनिया में आ गया। ओ गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये नंबर काम कर रहा है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। विंग ने खुद को थप्पड़ मारा। उसने कहा आउच, दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये सच है। मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। बट ये कैसी दुनिया है? कितनी अजीब सी लग रहा है। यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल। क्या मैं आदिवासियों के युग में आ गया? ओ गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। चलो आगे चल कर देखता हूँ। वो जंगल के अंदर जाने लगता है। विंग को बहुत तेज भूख लगी थी। विंग नदी में अपना फेस को वॉश किया था और वो अपना मुंह हाथ धो लिया था। अब वो चुपचाप जंगल में खाना ढूंढ रहा था। उसने कहा मैंने सुना है पहले ज़माने के इंसान जंगल में खाना ढूंढते थे और खाना ढूंढकर वो लोग फल खाते थे। हाँ, मुझे फल ही खाने पड़ेंगे। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि कुछ बेरीज के पेड़ वहाँ पर खिले हुए हैं। उसने कहा ये तो बेरी स्ट्रॉबेरी है। वाह, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के इतने सारे। वाह गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो नीचे बैठ गया और झाड़ियों में से स्ट्रॉबेरी को कलेक्ट करने लगा और खाने लगा। एक दो खट्टी थी और एक दो बहुत ज़्यादा मीठी था और एक दो ठीक ठाक था और एक दो का स्वाद उतना अच्छा नहीं था। विंग ने कहा क्या यहाँ पर ब्लैकबेरीज भी है? ये बोलकर बाग की तरफ चला गया जहाँ पर उसे ब्लैकबेरीज भी मिलता है। थोड़ी देर बाद वो बैम्बूज के जंगल में पहुँचता है। उसने कहा ये बैम्बूज का जंगल है, अभी तक मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ? उसके बाद उसने रैबिट्स देखे। बैम्बूज के जंगल में बहुत सारे रैबिट्स थे। उसने कहा वाह, ये रैबिट्स कितने प्यारे हैं। ये बोलकर वो रैबिट्स के पास आ गया। उसने रैबिट्स को पकड़ते हुए कहा तुम कितने प्यारे लग रहे हो। अचानक बहुत सारी तलवार सामने आ गई और विंग के नेक के पास। विंग ने रैबिट को छोड़ दिया और नीचे धड़ाम से गिर गया। उसने कहा कि क्या हो रहा है? विंग ने अपने आसपास देखा। जब विंग ने अपने आसपास देखा तब वो और चौंक गया। ये क्या, ये लोग कौन हैं? उनके हाथ में तलवार था। वो सारे के सारे वाइट रोब्स में थे। उसके फॉरहेड पर रिबन था। हर किसी इंसान के फॉरहेड पर रिबन था। विंग बहुत घबरा गया। दरअसल ये लान कबीले वाले की डिसिपल्स हैं जो लोग बैम्बू फॉरेस्ट में कसरत करने के लिए आए थे और तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने आए थे। लेकिन विंग को अचानक यहाँ पर देखकर वो लोग पूरी तरीके से हैरान थे। उन्होंने कहा हे, कौन हो तुम? विंग घबरा गया। विंग ने कहा मेरा नाम विभूषण है। वैसे तुम सब कौन हो और ये क्या है? ये तलवार, इन्हें हटाओ ना। तुम्हें तलवार कहाँ से मिला? छोटे छोटे बच्चे होकर तुम्हें पता नहीं ये तलवार नहीं पकड़ते हैं? डिसिपल्स ने कहा हम छोटे बच्चे नहीं हैं, उठो। विंग खड़ा हो गया। विंग की ड्रेस देखकर वो लोग पूरी तरह से शौक थे। विंग एक जीन्स पहना हुआ था और उसने शूज़ पहना हुए थे। उसका ब्लैक कलर का टी शर्ट। ये सब देख कर ना वो लोग पूरी तरीके से हैरान थे। उन्होंने कहा ये किस टाइप का कपड़े पहना है? क्या ये अलग है? मुझे नहीं लगता ये किस कबीले का कपड़ा है। किसी भी कबीले के लोगों को मैंने ये कपड़ा पहनते हुए नहीं देखा। दूसरे डिसिपल्स ने कहा हाँ सही कहा तुमने, बहुत अजीब लग रहा है। कि ये कोई राक्षस है? इसे मार डाले क्या? विंग ने कहा कि क्या मार डालोगे? लेकिन क्यों? मुझे क्यों मार डालोगे? मैंने क्या किया? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया। वो खरगोश बहुत प्यारा था। उन लोगों ने तलवार को दिखाते हुए कहा हे, चुप रहो, अब हमारे साथ चलो हमारे साथ। डिसिपल्स ने कहा चलो इसे सरदार के पास लेकर जाते हैं, अब सरदार ही इसका विचार करेंगे, क्या कहते हो? उन्होंने कहा हाँ सही कहा तुमने, चलो। वो लोग विंग को पकड़ के लेकर जा रहे थे जहाँ पर विंग इतना शोर मचा रहा था और बहुत बकबक कर रहा था। इधर लान कोरैन
लान कबीले का कुलगुरु और उसके बाद लान सिचेन, लान कबीले का कुल प्रमुख, और लान वांगजी, लान कोरैन का नेफ्यू, छोटा नेफ्यू, और लान सिचेन का अल्फ़ा ब्रदर। लान सिचेन भी एक अल्फ़ा है। कोरैन ने कहा, वेंस हमारे ऊपर फिर से अटैक करेंगे, उससे पहले ही हमें तैयार रहना पड़ेगा। उनकी वजह से हमारे काफ़ी सारे डिसिपल्स मर चुके हैं और काफ़ी सारे डिसिपल्स घायल हैं। मुझे पता नहीं कि मैं उन्हें कैसे रोकूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतने सारे कठपुतलियाँ उन्होंने कैसे बना लिया। इधर विंग बहुत शोर मचा रहा था। लान कोरैन ने कहा, कौन है ये जो इतना शोर मचा रहा है? यहाँ पर शोर मचाना मना है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डिसिपल्स आ गए और उन्होंने लान गुरु से कहा, कुल प्रमुख लान गुरु कोरैन, हांग वांगजुन, वो एक लड़का आया है, वो बहुत शोर मचा रहा है, वो बैम्बूज के फॉरेस्ट में मिला हमें। ये सुनकर सिचेन ने कहा, क्या एक लड़का? सीन कट होता है। विंग बैठा हुआ था। विंग ने कहा, देखो मैंने कहा ना, मैं कोई राक्षस वाक्षस नहीं हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे हाथ क्यों बंधे? मुझे खोलो, मैंने कहा। तभी वहाँ पर लान कोरैन को आते हुए देखकर विंग चुप हो गया। लान कोरैन का फेस देखकर विंग को घबराहट से होने लगी। उसके बाद सिचेन को देखकर विंग को थोड़ा सा राहत मिला, क्योंकि सिचेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इंसान अच्छा है। उसके फेस से ही पता चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने लान वांगजी को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वाह, ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल चाइनीज़ ड्रामा के हीरो की तरह, जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा में एक्ट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। विंग ने कहा, वाह। कोरैन ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर और कौन है ये? डिसिपल्स ने ग्रीट करते हुए कहा, अब लान गुरु, ये पता नहीं कौन है, इसके कपड़े कितने अजीब हैं और ये हमारे बैम्बूज के फॉरेस्ट पर हमारे खरगोश को पकड़ रहा था। ये सुनकर सिचेन ने कहा, खरगोश को पकड़ रहा था? विंग ने कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। वांगजी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, मैंने खरगोश को पकड़ा नहीं था, मैं बस उसे देख रहा था हाथ में लेकर, वो बहुत क्यूट था ना, इसीलिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, ये लोग मुझे राक्षस बोल रहे हैं। कोरैन ने कहा, तुम सब जाओ यहाँ से। डिसिपल्स चले गए वहाँ से। विंग ने कहा, देखिए दादाजी। फिर सिचेन ने कहा, दादाजी? विंग ने कहा, अब अंकल देखिए अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपको क्या समझाऊँ। मैं बोल रहा था कि मैं कोई दूसरे दुनिया से आया हूँ। वांगजी से घूरते हुए कहा, दूसरी दुनिया से? विंग ने कहा, हाँ, दूसरे दुनिया से। आई मीन एक नंबर है, अगर आप उस नंबर को लिखकर 10 बार अपने माइंड में बोलकर तकिए के नीचे लिखकर रखकर सोते हो तो फिर आप दूसरे दुनिया में पहुंच जाओगे। वांगजी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिचेन ने कहा, सच बताओ, कौन हो तुम? विंग ने कहा, मैं सच बता रहा हूँ। कोरैन ने कहा, तुम्हारे इतने अजीब से कपड़े क्यों हैं? विंग ने कहा, ये हमारे ज़माने के कपड़े हैं, हमारी दुनिया के, आपके दुनिया तो अलग है ना। आई मीन आप लोग तो हमारे चाइनीज़ एक्टर की तरह ड्रेस पहनकर लंबे लंबे बाल बनाकर खड़े हो, पता है आपको हमारी वहाँ पर। ये बोलते बोलते विंग वांगजी की तरफ आगे बढ़ रहा था। हमारे दुनिया में ना एक टीवी है जहाँ पर ना शो आता है, वहाँ पर ना ऐसे कपड़े पहनकर। फिर वांगजी तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। विंग ने कहा, दूरी तो हो, तलवार मत दिखाओ। तुम लोग बात बात में तलवार क्यों निकालते हो? कोरैन ने कहा, सुनो, इसे ले जाओ और ले जाकर उस रूम में बंद कर दो, हम देखेंगे कि ये कौन है। विंग ने कहा, क्या रूम में बंद कर दो? लेकिन क्यों? मुझे रूम में क्यों बंद करोगे? मुझे तो बोलने का मौका तो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब अरे सुनिए ना अंकल जी, बुढ़ा अंकल, सुनो, हैंडसम लड़के। हाँ, वो कुल प्रमुख भी नहीं सुन रहा है। दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। मुझे क्यों बंद कर रहे हो यार? मैंने कहा ना, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ। सब लोग चले गए वहाँ से। विंग रूम के अंदर चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। विंग ने कहा, ये क्या हो गया? ये दूसरे दुनिया में तो अलग ही है और मेरा दुनिया अलग है। ये लोग मुझे राक्षस क्यों समझ रहे हैं? क्या मुझे एलियन समझ रहे हैं? मैं एलियन नहीं हूँ। ओ गॉड,
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग मुझे एलियन समझ रहे हैं। सुनो, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, समझे। वहाँ बाहर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने कहा, चुप रहिए, कुल प्रमुख क्लान बोलेंगे उसके बाद ही हम आपको खोल सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। कुरैन, वांगजी और सिचैन तीनों ही रूम में बैठे हुए थे। कुरैन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस लड़के के बारे में? क्या वो सच में राक्षस होगा? वो एक डेमन हो सकता है? वांगजी ने कहा, इस वक्त वेंस हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये उनकी कोई नई चाल हो। सिचैन ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उनकी एक नई चाल होगी तो फिर ये लड़का हमारे सामने ऐसे ही क्यों आएगा? उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है, उसके कपड़े भी बहुत अजीब से हैं, और वो खुद ही हमारे कबीले में ऐसे आएगा जैसे कि हमारे डिसिपल्स से पकड़ ले। उसने अपनी कोई पावर का भी यूज़ नहीं किया। वांगजी ने कहा, हो सकता है कि ये एक नई चाल हो सकता है कि वो एक जासूस बन के हमारे यहाँ पर आया हो और जासूसी कर रहा हो और वैन रोहान को सारी खबर पहुँचा रहा हो सकता है ना ऐसा कि वो मासूम बनने का नाटक कर रहा हो और वो जानबूझकर अपने हथियार को छिपा कर रखा है, या फिर वो अपने हथियार को लेकर आया ही नहीं। सिचैन ने कहा, तुम्हारी बातें भी सोचने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो लड़का और जो हो इतना बुरा नहीं लगता मुझे। वांगजी ने कहा, कुछ कह नहीं सकते हैं, पहले हमें गुरुजी को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सब कुछ फैसला ले सकते हैं। अंकल, अब इस बारे में क्या कहते हो? अंकल ने कहा, मुझे वांगजी की बात सही लगती है। पहले हमें देखना चाहिए कि वो कोई राक्षस है या फिर जासूस है, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे कि उसके साथ क्या किया जाए। अगर उसने जासूसी करने के लिए लान कबीले में घुसने की गुस्ताखी किया है तो उसे कभी भी हम माफ़ नहीं करेंगे। और रही बात जासूसी की, अगर वेंस ने ऐसा कुछ किया है तो वेंस को भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ सही कहा, हम ऐसे ही कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। वैसे भी उसने कहा कि उसका नाम विभूषण है। उसका नाम विभूषण है, इस नाम का तो कोई हमारे यहाँ पर रहता भी नहीं है। विभूषण, इसका मतलब है उसका नाम अगर विंग हुआ तो वो वी फैमिली से है ना? अगर वो वी फैमिली से है तो इस नाम की कोई तो फैमिली भी नहीं है। कितना अजीब सा नाम है ना, विभूषण। वांगजी ने कहा, हाँ बहुत अजीब सा नाम है विभूषण, मुझे तो पता ही नहीं है किस टाइप का नाम है। सीन कट होता है। शाम के टाइम वहाँ पर एक गुरुजी आते हैं, जिसे देखकर सब लोग ग्रीट करते हैं। गुरुजी ने कहा, बताओ कुरैन, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुरैन ने कहा, गुरुजी आप हमारे यहाँ का कुल गुरु है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना हो रहा है आप सब कुछ बोल सकते हो, आप भविष्य देख सकते हो, आप हमें बहुत कुछ सावधानी करते हो। इस बार आपको हमें कुछ दिखाना है और आपको उसके बारे में बताना है। गुरुजी ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। वांगजी ने कहा, क्या आपको पता है गुरुजी, वो क्या है? गुरुजी ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कोई राक्षस या फिर कोई काली शक्ति नहीं है। वांगजी ने कहा, उसके कपड़े बहुत अजीब है, ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं देखे, पहली बार देखे। सिचैन ने कहा, और उसका बात करने का तरीका भी बहुत अजीब है, वो बात करते वक्त अपने हर एक अंग पतंग को हिलाता है। गुरुजी ने कहा, वो एक इंसान ही है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए। इंसान ही है? अगर वो इंसान ही है तो फिर वो ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हैं? उसके छोटे छोटे बाल, उसके बाद वो कितना अजीब सा दिखता भी है। गुरुजी ने कहा, तुम्हें अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बात सच है कि वो एक इंसान है। क्या तुम सब उसे मेरे सामने लेकर आओगे? वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स गुरुजी। उसके बाद वो सब लोग विंग को गुरुजी के सामने लेकर आते हैं, जहाँ पर गुरुजी बैठे हुए थे। उन्होंने विंग को देखा। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, आप लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? गुरुजी ने कहा, रुक जाओ बच्चा। विंग रुक गया, वो विंग के पास आ गया। उन्होंने विंग को अच्छे से देखा घूम घूम कर। उन्होंने विंग से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? विंग ने कहा, मेरा घर यहाँ नहीं है, मैंने कहा ना मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। फिर लान कुरैन ने कहा, फिर से झूठ बोल रहा है ये। गुरुजी ने कहा, नहीं ये झूठ नहीं बोल रहा है,
ये सुनकर सिचैन ने कहा, क्या इसका मतलब ये सच है कि ये दूसरी दुनिया से आया है? गुरुजी ने कहा, हाँ, ये लड़का हमारे दुनिया का नहीं है, ये किसी और दुनिया से आया है। विंग ने कहा, हाँ, तब से मैं यही बोलना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप ना बहुत समझदार हो गुरुजी। उसके बाद कुरैन ने कहा, चुप रहो। विंग चुप हो गया। फिर गुरुजी ने कहा, तुम यहाँ पर आए कैसे? विंग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी है कि एक नंबर है जिसे 10 बार माइंड में पढ़ने के बाद आपको लिख कर तकिए के नीचे रखकर छोड़ना है और सोने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। उसने वांगजी को देखा जो कि उसे घूर कर देख रहा था। गुरुजी ने कहा, क्या ये सच है? विंग ने कहा, हाँ, ये सच है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो वापस कैसे जाओगे? विंग ने कहा, वापस जाने का नंबर मुझे नहीं पता, मैंने यहीं तक कि वो प्रोग्राम देखा था, आज उसका नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, मैंने तो वो देखा भी नहीं, तो मैं वापस कैसे जाऊँगा? अब मैं क्या करूँ? गुरुजी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, मैंने आने का वो मंत्र तो देख लिया, लेकिन जाने वाला वो नंबर मेरे पास नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा मतलब संख्या? उसने कहा, हाँ, संख्या, वो संख्या मेरे पास नहीं है जिससे मैं वापस जा सकूं, अब मैं क्या करूं? वांगजी ने कहा, इसका मतलब तुम यहाँ पर फंस चुके हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मैं घर नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, तुम्हें घर जाना है? विंग ने कहा, हाँ, मुझे घर जाना है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम मुझे वो संख्या दे सकते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग नंबर बोल देता है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मेरी बात सुनो, जब तक तुम घर ना जा सकोगे तब तक तुम लान कबीले में रह सकते हो। लान कुरैन ने कहा, लेकिन गुरुजी ने कहा, देखो, ये एक ओमेगा है, तुम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें पता भी है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और ये बाहर की दुनिया के लिए बिल्कुल भी अनजान है। अगर किसी ने इसको गलती से देख लिया और फिर इसको कुछ हो गया तो फिर क्या तुम सब अपने आप को माफ़ कर पाओगे? सिचैन, वांगजी और कुरैन तीनों ही सिर झुकाकर खड़े थे। उसके बाद गुरुजी ने कहा, इंसानियत नाम की कुछ चीज़ है ना, मेरी बात सुनो, जब तक ये लड़का यहाँ से घर ना जाए तब तक ये यहीं पर ही रहेगा, और इसको घर भेजने के लिए मुझे कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मैं इसका सुराग ढूंढ लूँगा, तब तक इस लड़के को तुम लोग अपने कबीले में ही रखो। कुरैन ने कहा, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। गुरुजी ने कहा, बस इतना जान लो कि ये एक ओमेगा है जिसके पास कोई पावर है ना कोई हथियार है, समझे? फिर सिचैन ने कहा, बट ये बहुत अजीब है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं इसे बदल देता हूँ। विंग ने कहा, क्या? गुरुजी ने अपनी पावर का यूज़ किया, उसने विंग के ऊपर वार किया। विंग ने कहा, ये क्या कर रहे हो? विंग के लंबे लंबे बाल बन गए, उसके बाल हवा में खुले हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रहे थे। विंग का ब्लैक जो टी शर्ट था वो एक ब्लैक रोप्स में बदल गया, विंग का जीन्स भी वो रोप्स में बदल गया। विंग ने कहा, ये क्या हो रहा है? विंग के शूज़ भी अलग से बन गए, और इधर जो विंग के बाल थे वो खुले हुए थे। उसके बाद सब लोग विंग को देखकर चौंक गए। वांगजी भी चौंक गया पूरी तरीके से। वांगजी ने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत ओमेगा पहले कभी नहीं देखा। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। गुरुजी ने फिर से वार किया और फिर विंग की बालों पर रेड कलर का रिबन बांध दिया। उसके बाल बंधे हो गए। इस वक्त विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। विंग को देखकर ही पता चल रहा था कि विंग कितना खूबसूरत है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अब तैयार है ना? देखो, तुम्हारे जैसा बिल्कुल बन गया है। विंग ने कहा, ये रोप्स कैसे आ गए? ये बड़े बड़े बाल कैसे हो गए मेरे? ये क्या हो गया? फिर गुरुजी ने कहा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक तुम ऐसे ही रहोगे, समझे? विंग ने कहा, क्या ऐसे रहूँगा इतने लंबे लंबे बाल लेकर? मुझे गर्मी लग रही है। गुरुजी ने कहा, गोसू ठंडी जगह है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, चिंता मत करो। ये बोलकर गुरुजी उन सबको देखने लगे। गुरुजी ने कहा, अब मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बुला लेना। कुरैन ने कहा, जी गुरुजी। उसके बाद गुरुजी वहाँ से चले गए। उसके बाद विंग खड़ा रह गया। सब लोग विंग को ही देख रहे थे। विंग ने कहा, मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे खुद ही अजीब लग रहा है। वांगजी ने कहा, अंकल, अब क्या ये हमारे कबीले में रहेगा? अंकल कुरैन ने कहा, हाँ, सुनो,
रात होने वाली है, तो जाओ जाकर डिनर लगाओ और तुम हमारे साथ चलो। विभूषण ने कहा, जी। उसके बाद सब लोग डिनर की जगह पर आ गए। सब लोग टेबल के पास बैठ गए। विंग इधर उधर देख रहा था। सीन कट होता है। सब लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। इतना सन्नाटा शायद विंग ने पहली बार देखा। अगर वहाँ पर एक सुई गिर गई ना, वो छुई की जो साउंड है ना वो भी सुनाई देगा। इतना सन्नाटा था वहाँ पर। विंग ने कहा, क्या यहाँ पर कोई बात नहीं करते खाते खाते? सिचैन ने विंग को देखा। विंग चुपचाप खाना खा रहा था। जब विंग ने अपनी खाना को देखा ना, तब उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा, ये क्या खाना है? सब्जी सब्जी सब्जी, हर जगह सिर्फ सब्जी ही सब्जी है। सैलड, करेला का जूस, ये क्या है? सूप, वो भी सब्जी की। मुझे चिकन सूप चाहिए। विंग अपने माइंड में बकबक कर रहा था, क्योंकि कोई भी तो मुंह से नहीं बोल रहा था। खाना ख़त्म होने के बाद सब लोग बाहर आ गए, जहाँ पर लान कोरैन ने विंग से कहा, तुम्हें जिस रूम पर रखा गया था तुम उस रूम पर ही सो जाओगे आज। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कल तुम्हारे साथ मेरी एक ज़रूरी बात है, तो जल्दी जल्दी सुबह उठकर मेरे पास आ जाना, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है। उसने एक डिसिपल को बुलाते हुए कहा, जाओ इसे घर तक छोड़ कर आओ। फिर विंग ने कहा, क्या ये नहीं जा सकता है? उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। वांग जी विंग को घूम कर दिखता है। फिर विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वो चला गया। वांग जी अजीब से विंग को देख रहा था। उसके बाद वो उस रूम में आ गया। विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसने कहा, वो लड़का कितना हैंडसम है, वो अल्फा कितना हैंडसम है, उसके बाल भी कितने सुंदर है। हाँ, इसका नाम क्या था? वांग जी। नाम भी कितना अजीब सा है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा लग रहा है वांग जी बोलने में। वांग जी वांग जी वांग जी वांग जी वांग जी वांग जी वांग जी, सच में उसका नाम कितना अच्छा है। हाँ, काश मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल इतना हैंडसम होता, एक क्यूट सा बॉयफ्रेंड होता बिल्कुल इसके जैसा। मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर सिंगल ही मरूंगा मैं। हाँ गॉड। सीन कट होता है। इधर वैन कबीले में एक खबर पहुंचती है। सरदार, लान कबीले में एक ओमेगा आई है, वो बहुत अजीब सी है। जासूस ने बताया कि वो आज ही आया है और वो किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहा था। वैन रोहान ने कहा, क्या? वैन शाह पूरा ही हैरान था। उस जासूस ने सब कुछ बोल दिया जो कि उसे पता था। इधर सीन कट होता है। 5 बजे विंग के दरवाजे पर एक लड़की ने नॉक करते हुए कहा, विभूषण उठ जाओ। विंग ने कहा, क्यों सपने में तंग कर रहे हो मम्मी? दरवाज़ा ठोकने की साउंड से विंग उठकर बैठते हुए कहा, ओह गॉड, अब ये कौन उठाता है? क्या बात है, इतनी रात को क्या कर रहे हो तुम? उस लड़की ने कहा, इतनी रात को? भोर हो गई है, सुबह के 5 बज रहे हैं। विंग ने कहा, क्या? सुबह के 5 बज रहे हैं अभी, और तुम मुझे क्यों उठाने आए हो? उसने कहा, हमारे कबीले में सब लोग सुबह के 5 बजे उठते हैं। विंग ने कहा, क्या सब लोग सुबह के 5 बजे उठते हैं? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, हाँ जल्दी करो, सब लोग उठकर फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। विंग ने कहा, इतनी सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाऊंगा मैं? उस लड़की ने कहा, अगर तुम नहीं नहाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझे? विंग ने कहा, पनिशमेंट भी मिलती है यहाँ पर ऐसा करने पर? उस लड़की ने कहा, हाँ, वो भी बहुत खतरनाक वाला। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाकर नहा लूँगा। ये बोलकर विंग चला गया। विंग ने कहा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन इतने ठंडे पानी से तो मैं जम जाऊँगा। विंग नहाकर बाहर आता है। विंग इतना ठंड से काँप रहा था। उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पर वांग जी कसरत देख रहा था। सबकी कसरत को देखते हुए वांग जी ने कहा, ये तुम्हारी गलती हो रही है। वहाँ पर कुछ लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक डिसिपल्स ने कहा, हांग वांग जुन, क्या आप मेरे साथ लड़ना चाहोगे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर तलवार लेकर वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा, वाह, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तलवारबाजी भी कितने अच्छे से कर रहा है, ये परफेक्ट है, ये बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है। विंग चुपचाप देख रहा था। लान कोरैन ने विंग को देखा। उसके बाद वो विंग के पास आ गया। लान कोरैन ने कहा, क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है? विंग ने कहा, तलवारबाजी तो क्या,
मुझे तलवार पकड़ना भी नहीं आता। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, ठीक है, तुम सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मुझसे मिलना मेरे कमरे में, ठीक है। वांग जी उन दोनों को बात करते हुए देख रहा था। तलवारबाजी ख़त्म होने के बाद लान कुरैन ने कहा, वांग जी सबको ब्रेकफास्ट करवाने के लिए ले जाओ। वांग जी ने कहा, जी अंकल। उसके बाद वांग जी ने सारे स्टूडेंट्स से कहा, जाओ ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका है। ये बोलकर वो स्टूडेंट को लेकर चला गया। वांग जी के पीछे पीछे विंग जा रहा था। फिर लान कुरैन ने कहा, विभूषण याद रखना ब्रेकफास्ट के बाद तुम मुझसे मिलोगे। विभूषण ने कहा, ओके। उसके बाद वो चला गया। लान कुरैन ने कहा, ओके। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंग लान कुरैन से मिलने के लिए चला गया था। जब वो लान कुरैन के पास था तब लान कुरैन उसे समझा रहे थे, सुनो, हमारे कबीले के कुछ उसूल हैं, हमारे कबीले में कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। विंग ने कहा, कितने रूल्स हैं? कुरैन ने कहा, 3000 रूल। वहाँ पर से चैन बैठा हुआ था। विंग ने कहा, 3000 रूल? कुरैन ने कहा, हाँ 3000 रूल। विंग ने कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कैसे कैसे रूल्स है? कुरैन ने कहा, तुम्हें मैं एक किताब दे रहा हूँ, उसमें हमारे सारे उसूल के बारे में लिखा हुआ है और रूल्स को ब्रेक करने का क्या क्या नतीजा है, क्या क्या पनिशमेंट है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। आई होप कि तुम समझ जाओगे। विंग ने कहा, क्या बहुत ज़रूरी है इन रूल्स को फॉलो करना? सिचैन ने कहा, हाँ विंग, इन रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। हम बचपन से ही करते आ रहे हैं और तुम्हें अगर इस कबीले में रहना है तुम्हें भी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। विंग ने कहा, क्या ज़बरदस्ती है? मैं तो दूसरी दुनिया का हूँ ना, इस कबीले का हूँ भी नहीं। कुरैन ने कहा, तुम हो या ना हो मुझे कुछ नहीं पता, तुम इन रूल को फॉलो करोगे बस, समझे? विभूषण ने कहा, हाँ पता है बुढ़े कहीं का। कुरैन ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, हाँ फॉलो करूँगा ना मैं ऑफ कोर्स फॉलो करूँगा। कुरैन ने कहा, सुबह 5 बजे उठना, रात को 9 बजे सोना, समझे? विंग ने कहा, हाँ हाँ, और कुछ है तो बता दो। कुरैन ने कहा, चिल्लाना मना है, तुम बहुत चिल्लाते हो, और खाना खाते वक्त बात करना मना है। विंग ने कहा, हाँ पता है। लान कुरैन ने कहा, अगर तुम हमारे कबीले में रहोगे तो तुम्हें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। विंग ने कहा, यहाँ भी पढ़ाई? कुरैन ने कहा, हाँ पढ़ाई। विंग ने कहा, क्या ज़बरदस्ती है। सिचैन ने कहा, चिल्देवी थोड़ा ज़ोर से बोलिए। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मन में बोल रहा था कि पढ़ाई करना कितनी अच्छी बात है। कुरैन ने कहा, तुम्हें साथ में खुद की रक्षा करना भी सीखना पड़ेगा। विंग ने कहा, खुद की रक्षा करना? कुरैन ने कहा, हाँ तलवारबाजी सीखना पड़ेगा। विंग के दिमाग में खुरापात आइडिया आता है। उसने कहा, तलवारबाजी? उसे लान वांग जी की याद आ गई। उसने कहा, अब मुझे कुछ कहना है गुरुजी। कुरैन ने कहा, हाँ बताओ। विंग ने कहा, सर मेरी बात सुनिए, ऐसा कहते हैं ना कि वांग जी हांग वांग जुन जो है ना, वो मुझे तलवार प्रैक्टिस करवाए। कुरैन ने कहा, वांग जी के पास से तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ मैंने आज सुबह देखा कि वो बहुत अच्छे से उनसे लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि अगर मैं उनके पास सीखूंगा तो शायद बहुत जल्दी सीख जाऊंगा और बहुत अच्छे से वो मुझे सिखाएंगे भी। क्या कहते हो? कुरैन ने एक डिसिपल को बुलाते हुए कहा, वांग जी को बुला कर लाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आता है। विंग गाना गा रहा था, गुनगुना रहा था। उसके बाद वांग जी ने कहा, अंकल आपने मुझे बुलाया? उसके अंकल ने कहा, वांग जी तुम्हें मैं एक काम सौंपना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, जी अंकल। फिर अंकल कुरैन ने कहा, विभूषण की जिम्मेदारी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विभूषण की जिम्मेदारी? उसने विंग को देखा। अंकल कुरैन ने कहा, विंग को पढ़ाई करवाना, हैंड राइटिंग करवाना, रूल्स को सिखाना, रूल्स को ब्रेक करने के लिए मना करना, उसके बाद तलवारबाजी की प्रैक्टिस करवाना, कसरत करवाना, ये सब कुछ तुम उसे सिखाओगे? वांग जी ने कहा, मैं? विंग ने कहा, हाँ जी तुम सिखाओगे मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी उसे देखने लगा। कुरैन ने वांग जी से कहा, क्या बात है वांग जी? वांग जी ने कहा, बट ये बहुत नासमझ है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, वांग जी ये नासमझ नहीं है, ये हमारे दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता।
विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत मासूम हूँ समझे। वांग जी से घूर कर देख रहा था। वांग जी ने कहा, ठीक है अंकल, अगर आप चाहते हो तो मैं इसे सिखाऊंगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सिचैन ने कहा, ठीक है, तो आज से ही तुम दोनों काम पर लग जाओ। पहले तुम विंग को रूल्स के बारे में सिखाओगे, ठीक है? वांग जी ने कहा, जी ब्रदर। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया और उसने विंग को देखा। सिचैन ने कहा, अब जाओ, तुम वांग जी के साथ जाओ। विंग ने कहा, जी शुक्रिया। इसके बाद विंग भागकर चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा, अंकल जितना सोचा था ये लड़का उतना बुरा भी नहीं है, आप क्या कहते हो? उसके अंकल ने कहा, कुछ कह नहीं सकते अभी, फ़िलहाल के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सीन कट होता है। विंग वांग जी के सामने लाइब्रेरी पर बैठा हुआ था, जहाँ पर वांग जी उसे कुछ सिखा रहा था, रूल्स के बारे में बता रहा था। वांग जी ने कहा, और हमारे शरीर में ज़्यादा गहने और भारी जेवर नहीं रहने चाहिए। हर एक अल्फ़ा को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ओमेगा के करीब ना जाए, और हर एक ओमेगा को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अल्फ़ा के करीब ना जाए। विंग ने कहा, बट मैं तो तुम्हारे करीब आऊँगा। वांग जी ने कहा, क्या तुम सुन रहे हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं सुन रहा हूँ, हर ओमेगा को अल्फ़ा के पास जाना चाहिए। वांग जी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा। विंग ने कहा, और नहीं जाना चाहिए, हाँ हाँ पता है मुझे। वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, फ़िलहाल तो आ सकता हो ना, क्योंकि तुम मुझे पढ़ा रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो थोड़ा सा हट गया। विंग ने कहा, कितना खरूस है ये, तुम इतने खरूस क्यों हो? एक बात बताओ, तुम्हारे पापा भी इतने खरूस है क्या, और तुम्हारी मॉम भी? वांग जी चुप हो गया। वांग जी ने कहा, मेरे मॉम डैड नहीं हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तुम आसमान से गिरे हो क्या? वांग जी उसे देखने लगा। विंग को पता चला कि उसने क्या कह दिया है। विंग ने कहा, तो तुम्हारा मतलब वो गुजर गए? वांग जी ने कहा, तब मैं सिर्फ 6 साल का था। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, वो मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। इतने बड़े कबीले में तुम्हारी ममलत नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा अंकल है क्या? वांग जी ने कहा, हाँ वो मेरा अंकल है। मैं जब 6 साल का था तब मेरे मॉम और डैड दोनों ही चले गए। पहले डैड की मौत हो गई, उसके बाद 6 महीने बाद मेरी मॉम की भी मौत हो गई। विंग ने कहा, तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई? वांग जी ने कहा, युद्ध में। विंग ने कहा, ओह, पहले ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा युद्ध करते थे, इसीलिए वो जल्दी मरते थे। वांग जी फिर से विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा फादर बहुत स्ट्रांग था ना? वांग जी ने कहा, हाँ वो इसका कुल प्रमुख थे। जाने के बाद गगा ने इस कबीले को संभाला। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी मैं डरता हूँ कि मैं उन्हें खो ना दूँ, क्योंकि मॉम डैड का प्यार कहीं पर भी नहीं मिलता है। वांग जी से देखते हुए कहा, तुम्हारे दुनिया में सब लोग ऐसे ही रहते हैं क्या? सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? विंग ने कहा, हाँ सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। क्यों? वांग जी ने कहा, बहुत अजीब से कपड़े हैं। विंग ने कहा, तो तुम्हारे कपड़े कहाँ से इतने अच्छे हैं? बिल्कुल अजीब से नहीं हैं। देखो, जहाँ पर जो चलता है वहाँ पर वही होता है, समझे? वांग जी ने कहा, मुझे पता है। सीन कट होता है। तलवारबाजी की प्रैक्टिस के टाइम विंग सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा हैंडसम है उसे ये पता लग गया था। वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम है, उसके हैंडसमनेस को देखकर ही विंग उस पर फिदा हो गया था। विंग ने कहा, वाह इसकी जुल्फ़े कितनी अच्छी है, और मेरी देखो। वांग जी ने विंग के फेस को देखा। विंग सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी था। वांग जी ने एक बार स्माइल किया। विंग ने कहा, तुम स्माइल कर रहे थे? अचानक वांग जी का स्माइल गायब हो गया और उसने विंग को पलट कर जवाब दिया और विंग नीचे गिर गया। वांग जी ने कहा, तुम फिर से हार गए। विंग ने कहा, पता है ना, क्योंकि मैं नया हूँ फिर भी तुम मुझे मार रहे हो, ऐसे हरा रहे हो, समझे? देखना, एक दिन मैं तुमसे भी अच्छा फाइट करना सीख जाऊँगा, उस दिन तुम देखना, समझे? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स। सीन कट होता है। कुछ हड़बड़ी से डिसिपल्स भाग कर आ रहे थे। हांग वांग जुन, वो वैन रोहान आया है।
उसके साथ वैन चाओ और वैन जूलियो भी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? फिर जब वांग जी और विंग वहाँ पर पहुँचते हैं तब वांग जी ने देखा सिर्फ सिर्फ वैन रोहान नहीं, वहाँ पर जिन ग्वांग शियाओ, उसके बाद नी मिंजू, नी हुसैन, जिन जिजवान, जिन जिसून, वेंग्याओ, उसके बाद जियांग फेंगमियान, सब लोग मौजूद थे। वैन रोहान ने कहा, देखिए, लान कबीला जो कि अपनी असूलों का पक्का है, वो ही अपनी असूल को तोड़ रहा है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, आपका मतलब क्या है वैन रोहान? वैन रोहान ने कहा, मेरा मतलब ये है कि ये ओमेगा जो कि अलग है, वो आपके कबीले में क्या कर रहा है और उनको अपने क्यों रखा है? ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, मैंने कहा ना, वो ओमेगा अपना घर भूल गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए हमने उसे इस कबीले में रखा है। जब उसे याद आ जाएगा फिर। वैन चाओ ने कहा, ये सब कुछ बहाना है, दरअसल आप बोलना नहीं चाहते हो। ये ओमेगा मुझे लगता है कि लान वांग जी की रखेल होगा, है ना? ये सुनकर लान वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उस तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, वैन चाओ, ज़बान संभाल कर बात करो। वैन चाओ ने कहा, अरे बाप रे, इतना गुस्सा आ गया सिर्फ इस ओमेगा के लिए? हाँ, तो ये बात सच है ना लान वांग जी? वांग जी को उसे चैन में पकड़ते हुए कहा, वांग जी शांत रहो, सब लोग हैं यहाँ पर। वांग जी ने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा, चुप रहो, वो चाहता ही है तुम्हें गुस्सा दिलाना। तुम चाहते क्या हो? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, देखिए कुल प्रमुख लान, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं और आप वर्जिन हैं और हमेशा वर्जिन ही रहोगे, क्योंकि आपने खुद कहा है और मंदिर में वचन दिया है, तो हमें आपके ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन इस लान वांग जी की बात तो अलग है ना, वो तो वर्जिन रहने के लिए वचन नहीं दिया था और वो ही ना ही कुल प्रमुख है, वो शादी भी नहीं करने वाला है क्या? हो सकता है कि वो शादी ना करके एक ओमेगा को अपने पास रखना चाहता है ताकि उसकी प्यास। फिर कुरैन ने कहा, चुप हो जाओ वैन चाओ। वैन चाओ चुप हो गया। वैन चाओ ने कहा, मुझे चुप कराने से कुछ नहीं होगा। वैन जूलियो ने कहा, सरदार, हम जो कहने के लिए आए हैं वो कह दीजिए। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, देखो, इस ओमेगा को तुम हमारे हाथों में हवाले कर दो, हम तुम्हारे पर भरोसा नहीं करते हैं। विंग वांग जी की रोब्स को पकड़ते हुए कहा, मुझे इनके साथ नहीं जाना। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा, हम तुम्हारे हाथों में इसको हवाले क्यों करेंगे? वैन रोहान ने कहा, हो सकता है कि तुम इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो लान वांग जी, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्या कहते हो? जिन ग्वांग शाओ ने कहा, देखिए, ये ओमेगा कौन है हम जानते नहीं हैं। जैसा कि वैन रोहान ने कहा, हमें इसके हाथ में ओमेगा को देना चाहिए। वैन रोहान इसे किसी भी गांव में पहुंचा देगा। विंग ने वांग जी की रोब्स को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे, प्लीज़ मुझे इनके हाथों में मत दो, मुझे यहीं पर रहना है, मैं सारे रूल्स को फॉलो करूँगा, मैं कोई ब्रेक नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, तुम शांत रहो। इधर वैन रोहान ने कहा, क्या कहते हो लान कुरैन? कुरैन ने कहा, अगर इस ओमेगा को विभूषण को इनके हाथों में दे दिया तो फिर ये पता नहीं इनके साथ क्या करेगा, जबकि वो एक अकेला ओमेगा है। हो सकता है कि ये। उसने वैन चाओ के नज़र को देखा जो कि एक अजीब निगाहों से विंग को घूर रहा था। वैन रोहान समझ गया कि ये विंग को अपनी हवस मिटाने के लिए भी यूज़ कर सकता है और बोल सकता है कि हमने उसे घर पहुंचा दिया है, कोई किसान जाकर देखने वाला नहीं है कि ओमेगा घर गया कि नहीं। कुरैन ने कहा, नहीं, हम इसको तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, ये ओमेगा हमारे कबीले में आया है, तुम्हारे हवाले हम क्यों करें? वैन रोहान ने कहा, मैं सारे कबीले को चलाता हूँ, मैं सरदार हूँ और तुम मेरी बातों को टाल रहे हो। कुरैन ने कहा, मैंने कहा ना, ये ओमेगा हमारे कबीले से कहीं नहीं जाएगा। जिन ग्वांग शाओ ने कहा, ठीक है, शांत हो जाइए। मैं एक बात कहूँ, अगर आपको इस ओमेगा को रखना ही है तो इससे कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ये सुनकर कुरैन ने कहा, क्या नाम देना पड़ेगा? फिर जियांग फेंगमियान ने कहा अपने माइंड में, वैन चाओ और वैन रोहान की नीयत बिल्कुल भी नेक नहीं है, मुझे इस ओमेगा को बचाना पड़ेगा। जियांग चंग उसके साथ आया था। उसने कहा, फादर, मुझे लगता है कि ये ओमेगा मुसीबत में पड़ जाएगा अगर हम वेंस के हाथों में इसे दे दें, और वेंस तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो अपने हाथों में लेकर छोड़ेंगे। और ये देखिए कितना मासूम लग रहा है, वो वांग जी के पीछे छुप रहा है। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि क्या आइडिया है? फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, इसे हम लान कबीले में ही छोड़ते हैं,
और जब हमें कुछ मिल जाएगा तो फिर तभी वैन चाओ ने कहा, हम इसे लान कबीले में नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि मुझे लांस के ऊपर भरोसा नहीं है। कुरैन ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वैन चाओ ने कहा, और आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? या फिर आप ये कहना चाहते हो कि इसे आप वांग जी को बस यूज़ करने के लिए? फिर कुरैन ने गुस्सा होते हुए कहा, बस करो वैन चाओ, बस करो। वैन चाओ ने कहा, अगर ये वांग जी का ओमेगा वाइफ होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये तो कोई भी नहीं है ना, तो ये वांग जी के पीछे क्यों छुप रहा है? कहीं आपने? कुरैन ने कहा, शट अप। जिन गुआंगशाओ ने कहा, अरे बाप रे, तुमने तो एक अच्छी बात कही है, मेगा वाइफ। एक काम करो, वांग जी के साथ इसकी शादी करवा देते हैं, तो इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वैन चाओ ने कहा, क्या? उसने अपने माइंड में कहा, इतनी खूबसूरत ओमेगा मेरे हाथ से निकल जाएगा? वांग जी राजी हो जाएगा? वांग जी वैन चाओ की नज़र को देख रहा था जो विंग को बार बार घूर रहा था। वांग जी ने कहा, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान थे, विंग भी खुद हैरान था। विंग पहले तो रोने लग गया था कि क्या इन लोगों के हाथों में मुझे दे देंगे, लेकिन मुझे इनके पास नहीं जाना है। वांग जी ने कहा, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। ये सुनकर सब लोग पूरी तरीके से शौक थे। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, अगर वांग जी तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहते हो दोस्तों? वैन रोहान ने कहा, हाँ तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैन चाओ ने कहा, क्या ये ओमेगा मेरे हाथ से निकल जाएगा? उफ, ये मैंने क्या कर दिया? सीन कट होता है। हम चर्च के सीन को देखते हैं जहाँ पर विंग ब्राइड बन के आया था, वांग जी ग्रूम बनकर। वो दोनों ही आमने सामने खड़े थे और बाउल्स ले रहे थे। उनकी शादी कंप्लीट होने के बाद लान कुरैन ने कहा, आप तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिन गुआंगशाओ ने कहा, नहीं कुल प्रमुख लान और लान गुरु, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल प्रमुख लान सिचैन ने कहा, देखिए मेरे भाई ने शादी कर लिया है, अब ये वांग जी का ओमेगा वाइफ बन चुकी है, तो मुझे लगता है कि आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्होंने कहा, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन कट होता है। विंग जिंगसे में था। वैन रोहान ने कहा, ये सब क्या हो गया? वैन चाओ ने कहा, ये सब मेरी गलती है, वो ओमेगा हमारे हाथ आता थे, पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वैन रोहान ने कहा, गुस्सा थूक दो, छोड़ो, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारे कबीले वाले अब उनके साइड हो चुके हैं। सीन कट होता है। जब वांग जी जिंगसी के अंदर आता है तब उसने विंग को देखा जो कि बेड पर बैठा हुआ था। विंग ने उससे कहा, वो वो जो हुआ? वांग जी ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा होगे। विंग ने कहा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया, शुक्रिया। उसने विंग की वेल को हटा दिया। उसने कहा, आज से तुम मेरे ओमेगा वाइफ हो। ये सुनकर विंग ने कहा, और आप मेरे अल्फा हस्बैंड। वांग जी ने उसे देखकर अपने आइज़ को क्लोज़ किया और फिर ओपन किया। फिर वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होता है। ऐसे करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। विंग बिल्कुल शांत हो गया था। विंग वांग जी को देख देख कर बहुत कुछ सीख रहा था। न जाने कि विंग को अब यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। विंग 3000 रूल्स को फॉलो करने वाला था और फॉलो करने के बारे में सोच भी रहा था क्योंकि अब उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। उसने सोच लिया कि वो अभी कभी भी इस वर्ल्ड से बाहर नहीं जाएगा और ना ही उसे जाना है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। धीरे धीरे करके वांग जी भी विंग को लाइक कर रहा था। विंग वांग जी को केयर करता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसका हर एक बात मानता है, वो रूल्स को फॉलो करता है, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। अब तो वो वांग जी को भी हरा देता है। उसकी हैंड राइटिंग भी पहले की तरह नहीं रहा, काफ़ी अच्छा हो गया है। विंग को अब रूल्स को फॉलो करने की कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, मतलब रूल्स को ब्रेक करने की। वो वांग जी के साथ कभी कभी झरने के पास घूमने जाता है जहाँ पर बैठकर वो दोनों बातें करते हैं, जिसके थ्रू वो लोग दोस्त बन गए थे और दोस्त से वो दोनों के बीच प्यार हो गया था। और आपस में प्यार करने के बाद वांग जी अब विंग को दिल की बातें बोलना चाहता था और विंग भी वांग जी को दिल की बातें बोलना चाहता था। इसीलिए उन दोनों ने ही तय किया कि आज रात को वो दोनों बात करेंगे मिलकर और फिर अपनी दिल की बातें कहेंगे। वांग जी पहले पहले
बहुत नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि पहले कभी भी उसने किसी को प्रपोज़ नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार वो विंग को प्रपोज़ करने वाला था। इस दौरान वेंस ने भी विंग और वांग जी के ऊपर अटैक किया था, लान कबीले के ऊपर। बट लान कबीले वालों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको हरा कर दिखाया। विंग बाहर बैठा हुआ था, वो वांग जी के लिए वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी आता है। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी और विंग दोनों ही साथ में एक साथ बात करते हैं। विंग ने कहा, पहले तुम बताओ। वांग जी ने कहा, पहले तुम बताओ। विंग ने कहा, पहले तुम बताओ ना। वांग जी बैठ गया। वांग जी ने कहा, विंग, अगर तुम्हें पता लग गया कि किस संख्या से तुम वापस जा सकते हो, तो क्या तुम सच में वापस चले जाओगे? विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वांग जी ने कहा, वो विंग, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे डर सा लगता है। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा करता हूँ। विंग ने कहा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और तुम्हें छोड़कर मैं नहीं रह सकता। वैसे वो कौन सा शंका था जिससे तुम यहाँ पर आए थे? विंग ने उसे बता दिया वो नंबर। उसके बाद वांग जी ने कहा, ये नंबर 10 बार बोलने से और तकिए के नीचे रखने से तुम दूसरी दुनिया में आ गए? विंग ने कहा, हाँ लानजान। वांग जी ने कहा, विंग, उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। विंग ने स्माइल किया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लानजान, यही बात कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। हो सकता है कि हमारी शादी को 6 महीना हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा, रूल्स को फॉलो किया, रूल्स को माना, हर वक्त शिक्षा लिया, व्याख्यान सुना, तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया, तुमने मुझे हैंड राइटिंग सिखाया, हम दोनों की शादी हो गई। उसके बाद भी मैंने कितने सारे काम किए सिर्फ तुम्हारे लिए लानजान। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास रहूं। सच कहो तो पहले दिन से ही मुझे तुम पसंद हो। वांग जी ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो विंग? विंग ने कहा, हाँ लानजान, मैं सच कह रहा हूँ। आई लव यू लानजान। वांग जी ने कहा, आई लव यू, इसका मतलब क्या है? विंग ने कहा, आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हारे दुनिया में उसे आई लव यू बोलते हैं क्या? विंग ने कहा, हाँ लानजान। वांग जी ने कहा, तो इसका जवाब क्या होगा? विंग ने कहा, इसका जवाब होगा आई लव यू टू। वांग जी ने कहा, तो आई लव यू टू विंग। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और विंग उसे हग कर लेता है। वांग जी विंग के फेस को सहलाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, नहीं लानजान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। ये बोलकर उसने लान वांग जी को किस कर लिया। लान वांग जी ने टाइटली हग कर लिया और उसके लिप्स को मूव करने लगा, और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। वो उसकी लैब पर ही आ गया। वांग जी ने उसे अपनी लैब से उठा लिया और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए, किस करते हुए वो उससे जिंसी की तरफ ले जा रहा था। विंग को शर्म आ रहा था कोई उन दोनों को देख न दे इस हालत में, बट विंग को कोई फिक्र भी नहीं था, क्योंकि ये उसका हस्बैंड है, कोई और नहीं। वो दोनों जिंसी के अंदर आ गए। वांग जी किस करते हुए बेड के पास चला गया और उसे अच्छे से लिटा दिया और दरवाजे को लॉक कर दिया, साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी को अपनी बाहों में बुलाया। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया और वो सीधा विंग के पास चला गया। सीन कट होता है। उन दोनों के रूप्स नीचे गिरे हुए थे। विंग का आधा जो चेस्ट था वो रिवील हो गया था, वो दोनों इनर रूप्स में था। वांग जी का पूरी तरीके से ही जो उसका चेस्ट था वो रिवील हो चुका था। वांग जी कितना स्ट्रांग है विंग ये देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को हंग्रीली और एग्रेसिवली किस कर रहे थे, जहाँ पर वांग जी बार बार उसके लिप्स के कॉर्नर पर बाइट कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसके नेक पर आता है, जहाँ पर वो लिप्स तक बाइट करने लगता है। वो उसके निपल्स को पिंच करता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। वो उन्हें अपनी माउथ में लेता है और सक करने लगता है। वो बाकी सारे रोप्स को उतार रहा था। वांग जी ने अपने सारे रोप्स को निकाल दिया था और विंग ने भी, सिर्फ वो दोनों के लोअर रोप्स अभी तक निकाले हुए नहीं थे। वांग जी ने लोअर रोप्स को निकालते हुए कहा, विंग, क्या मैं? विंग ने कहा, ऑफकोर्स लानजान, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। उसके बाद वो उसके लोअर रोप्स को और अपने लोअर रोप्स को उतार देता है और फिर वो उसके ऊपर आ ही जाता है। वो उसके नेबल्स को लेकर खेलता है, उसके थाइस को रब करता है, वहाँ पर नेल्स को कराता है, उसे स्क्रैच करता है, जैसे कि हम स्क्रैच करते हैं ना वैसे स्क्रैच करता है। वो उसकी कमर को टाइटली स्क्वीज करता है, उसके नेबल्स को
वो उसके नेबल्स को अपनी फिंगर से टच करता है, उसकी पूरी टमी के ऊपर लव बाइट बनाता है, उसकी बेली के ऊपर, उसकी पूरे चेस्ट के ऊपर, उसके कॉलर बोन पर, हर जगह पर सिर्फ वांग जी के लव बाइट्स थे। और वो ये करते हुए वो बार बार अपनी लोअर बॉडी पार्ट को विंग के लोअर बॉडी पार्ट से रब कर रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, विंग को प्लेजर फील हो रहा था। और विंग धीरे धीरे करके क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था, जिसे सुनकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी पूरी तरीके से हार्ड हो रहा था और हॉट भी हो रहा था। विंग की बॉडी देखकर वो अपनी लिप्स को बाइट कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। बट विंग उसे संभाल लेता है और उसे हग कर लेता है। वांग जी थोड़ी देर बाद विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है और फिर अपने आप को मूव करने लगता है, जिससे विंग और तेज़ आवाज़ें निकालने लगता है, क्योंकि ये विंग के लिए फ़र्स्ट टाइम था और ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड प्लेजरफुल था। अब वो उसका हस्बैंड था, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रहा था। वो एक हैप्पीनेस था विंग के लिए। वांग जी ने विंग को मार्क भी कर दिया था। विंग अपना अल्फ़ा मार्क देकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने अपनी अल्फ़ा को भी ओमेगा मार्क दे दिया था, जहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि विंग ने उनको मार्क कर दिया है, उसको मार्क कर दिया है। वो उसके साथ बहुत टाइम तक उसी पोजीशन में इंटीमेट होता है। इसके बाद वो लोग अलग अलग पोजीशन ट्राई करते हैं, जहाँ पर विंग वांग जी को एंजॉय कर रहा था और वांग जी विंग को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग दोनों ही थक जाते हैं और फिर थक कर वो लोग वेट करते हैं। वेट करने के बाद वांग जी फिर से मूव होने लगता है, जहाँ पर विंग उसे कहता है, लानसान, एक बात कहूँ, मुझे घबराहट सी हो रही है तुमसे दूर होने का। क्या वो वैंस हमारे ऊपर फिर से अटैक करेंगे? वांग जी ने कहा, विंग, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूँगा और करता रहूँगा। वो वैंस कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारा, ना ही हमारे ऊपर वो अटैक करके तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है और ना ही तुम्हें छीन कर मुझसे ले जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूँगा। वांग जी मूव होते हुए विंग से बातें कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। आंसुओं को पोंछते हुए विंग ने कहा, लानसान, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? तुम चेंज तो नहीं हो जाओगे? वांग जी ने कहा, विंग, मेरा दम रहते भी मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। मेरे विंग को मैं ऐसे ही प्यार करूँगा, हमेशा, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर कहीं पर भी। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद उसने वांग जी को फिर से हग कर लिया। सीन कट होता है। विंग और वांग जी फ्रेश होने के लिए बाथटब पर जाता है, जहाँ पर वांग जी ने गर्म पानी रेडी किया था वो विंग को लेकर आता है। विंग चल नहीं पा रहा था। आज रात में जो हुआ उसकी वजह से विंग चल नहीं पा रहा था। सुबह के 5 बजने ही वाले थे, इसीलिए वो लोग पहले से ही फ्रेश हो रहे थे, क्योंकि 5 बजे उन्हें उठना भी तो है, क्योंकि ये कबीले का रूल जो है, उन्हें रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब वांग जी फ्रेश होने के लिए विंग को लेकर गया तब विंग के कमर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। बट्टा में बिठाने के बाद उसने विंग के ऊपर पानी डालना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, उफ़ लानसान, पानी बहुत गर्म है। वांग जी ने थोड़ा सा ठंडा पानी उसमें मिक्स किया। उसके बाद उसने कहा, अब ठीक है? विंग ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर विंग रिलैक्स होकर सो गया। वांग जी बाथटब में अंदर आ गया। विंग ने कहा, तो तुम अंदर कैसे आ गए? देखो ये टूट जाएगा, बाहर जाओ। वांग जी ने कहा, बट मैं। विंग ने उसकी लोअर बॉडी पार्ट को दिखा, जो कि पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। उसने कहा, फिर से नहीं लानसान, पूरी रात तंग किया तुमने मुझे। वांग जी ने कहा, विंग, बस एक बार। ये बोलकर वो विंग के पास फिर से आ गया और उसने विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे लानसान, ऐसे ना करो। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने पहले भी बहुत सारे राउंड्स लिए हैं, तुमने मेरी कमर तोड़ दिया, बीस्ट कहेंगे। देखो अगर तुम एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे तो फिर क्या होगा? वांग जी ने कहा, ये हम ट्राई कर सकते हैं। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसके साथ फिर से बाथटब में इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया। वो लोग वहाँ पर 3 राउंड्स और लेते हैं, जहाँ पर वांग जी विंग के अंदर फिर से रिलीज़ होता है। वो दोनों क्लीन होते हैं। विंग उसे बहुत पीटता है। वो विंग को रेडी करता है, विंग के बालों को सुखाता है, विंग के बालों को बना देता है। उसके बाद वो दोनों ही रूम से बाहर आते हैं, जहाँ पर सब लोग कसरत कर रहे थे। कुछ टाइम बीतने के बाद कुछ डिसेबल्स वहाँ पर आते हैं। उन्होंने कहा, वैंस ने फिर से गुस्सों के ऊपर अटैक कर दिया है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उनसे फ़ाइट करने के लिए अपनी तलवार को उठा लेता है, जहाँ पर विंग उसे जिद करता है, मैं भी जाऊँगा फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे फ़ाइटिंग स्किल बहुत अच्छे से आती है। वांग जी पहले इनकार कर रहा था, लेकिन बाद में विंग की जिद के आगे उसके हार मानना पड़ा और जाना पड़ा। रैन को छोड़कर बाकी सब लोग युद्ध करने के लिए चले गए थे, जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से वो लोग फाइट कर रहे थे और सबको मार रहे थे। जहाँ पर विंग देखता है कि वांग जी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँची है। विंग को भी चोट पहुँचा था काफ़ी ज़्यादा। इधर वैन चाओ वांग जी को मारने के लिए आ रहा था, तब अचानक
अचानक विंग उनके सामने आ गया और विंग की अंदर तलवार घुस गई। विंग के सीने के अंदर तलवार घुस गई, इस बार उस पर हो गया, जहाँ वांग जी देखकर पूरी तरीके से हैरान था और उसने कहा, वी वोशियान, विंग। उसने विंग को पकड़ लिया। विंग का जो सीना था वहाँ से ब्लड आ रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार से वैन चाओ की गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर दिया। वहाँ पर सिचैन और बाकी सब लोग फाइट करते हैं और फिर से बेन रोहान वहाँ पर हार जाता है और अपनी दोनों बेटे को उसे खोना पड़ता है। उन दोनों बेटे की मौत हो चुकी थी। विंग ने कहा, लानसान। वांग जी ने कहा, विंग, विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग, सब ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, लानसान, मैं वो मैं। और फिर विंग वहीं पर ही दम तोड़ देता है और विंग की डेथ हो जाती है। लान वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है विंग के लिए और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस आंसू के अंदर से हम देखते हैं विंग इधर बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उठता है। उसने कहा, लानसान। जब विंग उठता है तब उसने देखा कि वो अपने रूम में ही है। उसने कहा, क्या, मेरे रूम में? विंग बाहर आता है। उसने देखा कि उसकी मॉम ब्रेकफास्ट बना रही है। उसने कहा, मॉम मैं कब घर आया? उसकी मॉम ने कहा, क्या, तुम कहाँ गए थे विंग? विंग ने कहा, मैं तो। उसकी मॉम ने कहा, क्या तुम रात को बाहर गए थे? विंग ने कहा, नहीं, मैं दूसरी दुनिया में चला गया था। और वहाँ पता है क्या हुआ? विंग ने सब कुछ बताया। उसकी मॉम ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उसने कहा, ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम मूवी देख रहे थे ना इसीलिए। विंग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग बहुत रो रहा था क्योंकि उसे वांग जी की याद आ रही थी। 1 हफ्ता बीत गए थे बट विंग अभी तक वांग जी के बारे में नहीं भूल पाया था और वो फिर से उस नंबर को ट्राई कर रहा था बट अब इस बार नहीं हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत चुका था। विंग नदी किनारे जाकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू नदी में गिर रहे थे। अचानक किसी ने विंग को पीछे से बुलाया। विंग। ये साउंड सुनकर विंग के आंसू रुक गए। विंग अपनी फेस को ऊपर की तरफ उठाता है। उसने कहा, ये तो लानसान की आवाज़ है। ये बोलकर विंग खड़ा हो गया। वो पीछे मुड़ते हुए देखा। वाइट कलर के रूप्स पहनकर एक इंसान चमक रहा है। उसके लंबे लंबे बाल, उसके ताज, सब कुछ विंग देख पा रहा था। विंग ने कहा, लानसान तुम? वांग जी ने कहा, विंग तुम रो रहे हो? वो विंग के आंसुओं को पोंछ लेता है। उसने वांग जी को हक कर लिया। उसने कहा, लानसान तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम तो वहाँ थे ना? मुझे लगा था ये सपना नहीं, ये सच है। मेरा यकीन कोई नहीं कर रहा था लेकिन अब सब लोग मेरा यकीन करेंगे। वांग जी ने कहा, विंग तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे? विंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। वांग जी ने कहा, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड्स हैं तो हमें मिलना ही चाहिए और हमें साथ रहना चाहिए। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे वांग जी? वांग जी ने कहा, तुम्हारे नंबर से। मुझे लगा शायद मुझे ट्राई करना चाहिए तो ट्राई किया और फिर मैं यहाँ पहुँच गया। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं भटक रहा था। रात भर मुझे कुत्तों ने तंग किया। फिर मैं यहाँ पर नदी किनारे आ गया लेकिन मैंने दूर से तुम्हें देखा तो मैं समझ गया कि तुम हो विंग। विंग फिर से वांग जी को हक करते हुए कहा, पता है आज मैं मॉम से बात कर रहा था और आज मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलाने वाला हूँ। उन्हें भी देखना चाहिए कि मेरी बात सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये कोई सपना नहीं था वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, ये कोई सपना नहीं था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे घर चलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए? विंग ने कहा, हाँ। ये बोलकर वो उसे लेकर जा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी का ड्रेस चेंज हो रहा था। वांग जी विंग की तरह जीन्स पहनकर और उसका टी शर्ट बन गया था। वांग जी का वाइट कलर का एक शर्ट बन गया था उसके ऊपर। और फिर वांग जी के बाल भी धीरे धीरे करके छोटे हो रहे थे और वो भी बिल्कुल विंग की तरह बन गया था। चलते चलते विंग ने कहा, अरे वाह, तुम तो पूरी तरह से चेंज हो गए जैसा मैंने कहा। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, मुझे पता है मॉम डैड जल्दी ही मान जाएंगे और हमारे शादी करवा देंगे। हम फिर से एक बार शादी करने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है लानसान कि हम दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। वांग जी ने कहा, विंग ऐसे मत चलो, धीरे। विंग ने कहा, यहाँ पर 3000 रूल नहीं है, समझे? ये बोलकर विंग हंस रहा था
और सूरज ढल रहे थे और वो दोनों साथ में घर की तरफ जा रहे थे। और इस फ़ैन फिक्शन की एंडिंग यहीं पर ही होती है। इस सीन को दिखाते हुए इस फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको आज का फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। तो मिलती हूँ एक और न्यू फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए फैमिली के साथ। बाय बाय।